हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का आगमन होता है भारत के अंदर। और यहाँ पर हमने बात करी थी कि पुराने समय के अंदर, एंशियंट इंडिया के अंदर, जो इंडियन फिलॉसफी है उसके अंदर हमें रूट्स देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी के। लेकिन साइकोलॉजी एज अ पर्टिकुलर, एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, एज अ प्रॉपर डिसिप्लिन के तौर पर बोरो करा गया है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फिलॉसफी के अंदर जनरली हम लोग ओपिनियंस की बात करते हैं, बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, जो कि आपका और मेरा अलग हो सकता है और किसी भी अन्य पर्सनस का आपस में अलग हो सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी एज अ साइंस, वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है। आकांक्षा, इस वाली एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है आपको प्रीवियस लेक्चर से? हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। तो दोस्तों आगे अपनी डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइटर यहाँ पर हमें ये बोल रहे हैं, मॉडर्न एरा के अंदर, ये तो बात हो गई इंडियन फिलोसफी की और साइकोलॉजी के रिलेशनशिप की एंशियंट इंडिया के अंदर, जो अभी तक हमने यहाँ तक बात कर ली थी। लेकिन मॉडर्न एरा के अंदर राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं, इंडिया के अंदर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन वेस्ट से आता है, वेस्टर्न कंट्री से आता है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुई, कौन सी जगह पर हुई, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात है अराउंड 1915 की, जब एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश करा जाता है इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स को जब फेमिलियर करवाया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नाम से एक डिपार्टमेंट आया उनकी यूनिवर्सिटी में। तो उनका जो सबसे पहला सिलेबस था साइकोलॉजी के अंदर, जैसे आप अभी बेसिक तरीके से पढ़ते हो ना कि ये साइकोलॉजी क्या है, इसका रूट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये एज सच कोई प्रॉपर कंप्लीट तरीके से साइकोलॉजी का सिलेबस नहीं आया था वहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स को रूबरू करवाया गया था विद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यानी कि शुरू में ही जब साइकोलॉजी भारत के अंदर आती है तो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से फेमिलियर करवाया गया। आकांक्षा, आप क्या समझते हो इस टर्म से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी तो देखो, जब भी आप स्टडी की बात कर रहे हो आकांक्षा, आपको वर्ड से ऐसा नहीं लग रहा बोल करके स्टडी का मतलब एक थ्योरी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई पन्ने पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्ड से क्या लग रहा है आपको? यस। और एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के डोमेन में किसके ऊपर कंडक्ट होंगे? नहीं नहीं, किस, कौन सी प्रजाति के ऊपर कंडक्ट होंगे? ह्यूमंस। और ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स के ऊपर। तो देख रहे हो, साइकोलॉजी जैसे ही भारत के अंदर आती है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, ये चीज़ तो पता है ना आकांक्षा आपको कि दुनिया के अंदर पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी में खोली गई थी बाय विलियम वुंड नाम के एक पर्सन के द्वारा, है ना? तो उसमें और इस इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज मत होना, वो दुनिया की पहली बात थी, ये भारत की पहली बात है, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस आता है और स्टूडेंट्स को उससे रूबरू करवाया जाता है, ठीक है? इसको इंट्रोड्यूस करा गया। अब जैसे दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ खोली गई थी? इन लिप्जिग। शुरू में मैंने बताया था ना, लिप्जिग। और लिप्जिग जो शहर है वो कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। और इस साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को खोलने वाला पर्सन कौन था? विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड। भारत के अंदर अगर हम बात करें आकांक्षा कि सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई, ठीक है, तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश करी गई थी, जब ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस आया था। और ये इस्टेब्लिश करी गई थी साल 1915 के अंदर। यानी कि आप देख रहे हो, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं आकांक्षा, इस पूरी इंफॉर्मेशन को मोल्ड कर कि साइकोलॉजी का आगमन भारत के अंदर हमारी आज़ादी से पहले होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे
वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो भारत के अंदर खिंचता हुआ वेस्टर्न कंट्रीज से आया, उसको लाने वाला कोई इंडियन नहीं था, उसको ब्रिटिशर्स लेकर आए। और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर पहला इसका सिलेबस इंट्रोड्यूस करा, पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन करवाई। हालांकि ऑब्वियसली बात है कि इंडियंस इंटरेस्टेड थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज मेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंडियंस ओनली, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को फेमिलियर करवाया गया, हमने एक्सेप्ट करा तभी तो आया ये। ठीक है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है ये शुरू होता है इन द ईयर 1916, यानी कि ये फुली फंक्शनल हो गया था। और एक और डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है, जैसे अभी आपने ऊपर क्या देखा, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी था, दूसरा डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इसकी शुरुआत थोड़े साल बाद होती है इन द ईयर 1938। अब यहाँ पर आकांक्षा देखो, वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि ईयर्स वगैरह का कोई खास रोल है नहीं हमारे ऑप्शनल वगैरह की स्टडी के अंदर, कि आप ये बोलो कि इस डिसऑर्डर के ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये इस साल आया था, या फिर IQ का कॉन्सेप्ट इस साल दिया गया था, EQ का कॉन्सेप्ट इस साल दिया गया था। ऑप्शनल के अंदर ये डेट वेट्स का खेल हमें खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंडिया एंड दिस इज वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये दो चीज़ों की डेट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भारत के अंदर 1915 की डेट याद रखना, ऑपरेशनल वो होती है 1916 के अंदर, ये दूसरी डेट याद रखना। और इसी के साथ एक दूसरा डिपार्टमेंट अप्लाइड साइकोलॉजी का साल 1938 में शुरू करा जाता है भारत के अंदर, इसको याद रखना। इसके अलावा आपको अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर आपको ईयर्स याद रखने की नीड नहीं है, एक्सेप्ट ये 3 ईयर, ठीक है। पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1915 के अंदर, वो ऑपरेशनल वाली 1916 के अंदर, और एक और डिपार्टमेंट खोला गया साइकोलॉजी का जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। यानी कि ये इसी से मेल जोल खाता हुआ वर्ड लग रहा है ना आकांक्षा में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, हमें अप्लाई करना है साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, है ना। तो उसी के ऊपर एक ये डिपार्टमेंट ओपन करा गया, ठीक है। हालांकि आगे चलकर मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी तो जस्ट आप अपने ABCD के लेवल पर हो, अभी तो आप बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ों से फेमिलियर हो रहे हो। मैं प्रॉपर तरीके से आगे चलकर आप खुद ही समझ जाओगे कि व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सारी फील्ड्स होती क्या, हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के अंदर आगे चलकर, लेकिन वो बात होगी, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, आज के समय में जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कंडक्ट करी जाती है, जैसा हमें आज के समय में, आज के ज़माने में देखने को मिलता है, तो बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टार्ट होती है, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियंस इंटरेस्टेड थे तभी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आ पाया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर और उसका भारत के अंदर आगमन हो पाया। तो ये किसके एफर्ट की वजह से हो पाया, उनका नाम था डॉक्टर NN सेनगुप्ता, ठीक है। ये कौन थे, इन्होंने अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग ले रखी थी इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। और ये जो विलियम वुंड थे ना, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी थी इन लिप्जिग जर्मनी, ये उनके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के पूरी स्टडीज से, ट्रेडिशन का मतलब है यहाँ पर स्टडीज, पूरी उनकी जो स्टडीज थी, जितना भी योगदान विलियम वुड ने साइकोलॉजी की फील्ड में दिया था, ये उन सारी चीज़ों से रूबरू थे। और इन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा नहीं था बल्कि अपनी खुद की ट्रेनिंग भी कर रखी थी अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर एक नया खुलासा हमारे सामने हो रहा है आकांक्षा, कि ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का आगमन होता है भारत के अंदर, लेकिन उसको लाने वाले, उसको इनवाइट करने वाले एक इंडियन ही थे, साइकोलॉजी को भारत के अंदर लाने वाले एक इंडियन ही थे, जिनका नाम था डॉक्टर NN सेनगुप्ता, जो कि एक ट्रेंड पर्सन थे। अमेरिका से इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी, कौन सी फील्ड में ले रखी थी साइकोलॉजी की, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। और ये विलियम वुंड की जो भी स्टडीज़ थी उससे प्रॉपर तरीके से फेमिलियर थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे साइकोलॉजी का जो प्रचलन है वो भारत के अंदर बढ़ता है। तो एक और प्रोफेसर का नाम यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, प्रोफेसर G बोस। जैसे डॉक्टर NN सेनगुप्ता की ट्रेनिंग हो रखी थी इन द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रोफेसर G बोस जो थे
ही वॉज ट्रेंड इन फ्रूडियन साइको एनालिसिस। यहाँ पर फ्रूडियन का मतलब है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का जो फेमस साइको एनालिसिस जो ट्रीटमेंट है, साइको एनालिसिस की जो उनकी थेरेपी है, ठीक है, हम इसके बारे में क्लास 12 की एनसीईआरटी में डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे सुना होगा आकांक्षा, कि अनकॉन्शियस माइंड की बातों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस तक जाने का रास्ता जो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड बताता है वो क्या बताता है, ड्रीम एनालिसिस। ये वर्ड सुन रखा आपने मेरे लेक्चर्स में, है ना, वही है ड्रीम एनालिसिस। उसको हम साइकोडायनेमिक की थेरेपी भी कहते हैं, या फिर आप उसको साइको एनालिसिस कह लो, जिसके अंदर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कुछ ऐसी बातें बोलता था कि हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी होती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ज़्यादातर जो बातें छुपी होती हैं वो सेक्सुअल एनर्जी होती है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज एग्रेसिव एनर्जी। और उस सेक्सुअल एनर्जी के लिए आकांक्षा उसने क्या वर्ड यूज़ करा था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, क्या रिकॉल कर सकते हो? क्या बोलता था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड सेक्सुअल एनर्जी को जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं? लिबिडो वर्ड याद आया? लिबिडो। उसने ना सेक्सुअल एनर्जी को एक वर्ड से डिनोट करा था, ये वर्ड याद रखना, हम आगे चलकर इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। उसने एक नाम दिया था इसके पीछे, लिबिडो। ओके, हाँ। तो दोस्तों, ये जो प्रोफेसर जी बोस थे, ही वॉज ट्रेंड इन फ्रूडियन, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिसिस थेरेपी, साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट और मेथड के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी थी। और ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बाद एक दूसरा एरिया था जिसने साइकोलॉजी की डेवलपमेंट को, अर्ली डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस करा हुआ था। अर्ली डेवलपमेंट मतलब उसको कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी जस्ट, आप इमेजिन कर सकते हो इस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर आई ही है, जस्ट उसने कदम ही रखा है एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन। तो शुरू में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जैसे करिकुलम था, उसके अंदर पहले बच्चों को रूबरू करवाया गया, जो भी साइकोलॉजी को पढ़ते होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी जब खोला गया, फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी सबसे पहले खोला गया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी खोला गया। तो सबसे पहली जो साइकोलॉजी की जो फील्ड थी जो भारत के अंदर आई, वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और उसके बाद आती है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की, या फिर आप उसको फ्रूडियन साइको एनालिसिस की थेरेपी भी कह सकते हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, जो टाइमलाइन होती है ना कांचा के, पहले भारत के अंदर क्या आया क्या नहीं आया, ये इस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को चेक करने के लिए कि अगर आपने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को ऑप्शन ले रखा है तो क्या आप जानते हो कि भारत के अंदर इसका आगमन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपका इंटरव्यू जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस की रिफ्लेक्शंस आ सकती है, ठीक है। तो ये एक और एरिया था ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। प्रोफेसर जी बोस जो थे, इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग काफ़ी सालों तक प्राप्त कर ली थी इन साइको एनालिसिस। तो इन्होंने एक चीज़ को स्टैब्लिश करा, उसका नाम था इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, और ये इन्होंने इस्टेब्लिश करा इन द ईयर 1922। तो आकांक्षा, आप धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों से समझ रहे होगे ना कि साइकोलॉजी का प्रचलन, उसका चाल चलन भारत के अंदर धीरे धीरे करके कैसे बढ़ने लगा, है ना। अभी तो देखो बेबी स्टेप्स ही लिए जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप इस पूरी कहानी को समझो तो यहाँ पर स्टेप्स तो हल्के ही लिए जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट साइकोलॉजी एज अ फील्ड और लोगों के लिए साइकोलॉजी एज अ करियर, चाहे भले ही अभी यहाँ पर इक्के तुक्के लोगों की बात हो रही है, लेकिन उसकी उसका जो एक ट्रेडिशन है वो ज़रूर स्टार्ट हो गया भारत के अंदर। फिर इसके अलावा दोस्तों और भी जगह पर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स वगैरह ओपन करे गए, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अलावा मैसूर की यूनिवर्सिटी में ओपन करा गया। उसके मैसूर इज इन, मैसूर कहाँ पर है कांशा? कर्नाटका, हाँ कर्नाटका में, ठीक है। और उसके बाद पटना, वेयर इज पटना? बिहार में, ठीक है। यहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, पटना यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी, इधर भी साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट ओपन करा गया। एंड दे वर अदर अर्ली सेंटर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी। तो धीरे धीरे कर कर मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो ग्रो होने लगी, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुआ भारत के अंदर, और इसके बहुत सारे फिर धीरे धीरे करते हुए
अब सबके नाम तो राइटर यहाँ पर नहीं दे सकता, ना ही हमें जानने की ज़रूरत है, ऐसे तो फिर बहुत लंबी टाइमलाइन हो जाएगी। तो राइटर ने ये वाली बात बोलकर, इंपॉर्टेंट बातें बोलकर ये चीज़ समझा दी, और आपको इतनी ही जाननी है हमें अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए। इसके बाद सिंपली, जैसा कि एनसीईआरटी ने लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, हम सिंपली ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ टीचिंग सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स एंड एप्लीकेशन सेंटर्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी ओपन करे गए भारत के अलग अलग कोनों में। ठीक है, तो सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देर आर 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी जिसको यूजीसी सपोर्ट करता है। आकांक्षा, व्हाट इज यूजीसी? अच्छा, इसको हाँ हाँ, यूजीसी नेट वगैरह जो होता है ना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी को एक तरीके से थप्पा और टैग देने का जो काम करता है ना, फॉर एग्जांपल मान लो आकांक्षा कि आप और मैं आगरा के अंदर या कहीं पर भी एक बिल्डिंग खोल लें, उसको हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना चाह रहे हैं, तो हमारे देने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे एक मान्यता होनी चाहिए। जैसे स्कूल्स होते हैं ना आकांक्षा हमारे एमपी यूपी दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर मान्यता होती है, सीबीएसई के हैं या तो वो आईसीएसई बोर्ड के हैं, सुना होगा आपने दोनों बोर्ड के बारे में, है ना। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ की अगर मान्यता चाहिए तो आपको एक प्रोमिनेंट बॉडी की परमिशन लेनी पड़ती है, लाइक यूजीसी। तो ये जो 2 सेंटर्स इन एक्सीलेंस हैं, अब देख रहे हो, अब यहाँ पर देख रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देवर सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश करे गए थे? एक तो उत्कल यूनिवर्सिटी में जो कि भुवनेश्वर में है, और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए आज के समय में यहाँ पर राइटर आपको ये बता रहे हैं कि लगभग हमारे देश में लगभग 70 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, 70 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपको साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज ऑफर कर रही है। ठीक है, तो 1915 से लेकर अभी तक कैसा साइकोलॉजी का चाल चलन भारत के अंदर रहा है, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी तरीके से फेमिलियर करवा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन का नाम लिया जा रहा है जिनका नाम है दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। इसको पब्लिश करा गया था 1986 में। ठीक है, अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी हम थोड़ी देर के अंदर जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं, आकांक्षा बताओ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या होती है, किसको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री? आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आपने आकांक्षा कोल्ड वॉर के बारे में सुना है? शीत युद्ध जिसको हम कहते हैं, यूएसएन यूएसएसआर, है ना। वहां पर अमेरिका और उसके जो एलीज हैं, या फिर आप ऐसा कह लो अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं आकांक्षा याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। यूएसएसआर जिसको हम रशिया के नाम से आज जानते हैं, तो यूएसएसआर और उसके जो एलीज थे उसको हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। जिन कंट्रीज ने आज़ादी जस्ट प्राप्त करी थी किसी न किसी कॉलोनी से, जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, ऐसे ही ब्रिटेन ने और दूसरे यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। तो वो एशिया और अफ्रीका के देश जो कि अभी अभी किसी न किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री की गुलामी से छूटे थे, जिन्होंने आज़ादी प्राप्त करी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हम ना ही अमेरिका के किसी अलायंस को ज्वाइन करेंगे, ना ही यूएसएसआर रशिया के किसी अलायंस को ज्वाइन करेंगे। उनको बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज नैम कंट्रीज। नैम आप जानते हो, उसको हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बुक लिखी थी, अब इस बुक का नाम पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, रिलेशन बनेगा आपके दिमाग के अंदर, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर, दुर्गानंद सिन्हा जी ने बात कर रखी है डेवलपिंग कंट्रीज की, है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, और ऐसी कंट्रीज की विच आर रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाली बुक पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1986। ओके, इस बुक के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई थी मॉडर्न साइकोलॉजी की, कि मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे एक सोशल साइंस के तौर पर इमर्ज होकर आती है भारत के अंदर,
और इन्होंने बताया था मॉडर्न साइकोलॉजी भारत के अंदर एज अ सोशल साइंस इमर्ज होती है 4 फेजेस के अंदर। अब चारों फेजेस को इन्होंने अपनी किताब के अंदर कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, मतलब ये पूरा पर्सपेक्टिव मिस्टर दुर्गानंद सिन्हा जी का है। इन्होंने बोला साइकोलॉजी का आगमन भारत के अंदर पहले फेज के अंदर होता है। वो पहला फेज चलता है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी के टाइम तक। ये एक ऐसा फेज था जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि साइकोलॉजी का आगमन अंग्रेजों के टाइम पर होता है और 1915 के अंदर होता है, और पहला फोकस जो साइकोलॉजी का था इट वाज ऑन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिर उसके बाद शुरू होता है हमारे देश में प्रोफेसर जी बोस के कंट्रीब्यूशन की वजह से साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिटिकल एसोसिएशन भी इन्होंने बनाया था 1922 में। तो ये कहते हैं पहला फेज जो मॉडर्न साइकोलॉजी के डेवलपमेंट का भारत के अंदर था इट वाज टिल इंडिपेंडेंस, एंड उसका मेन एम्फोसिस मेन फोकस था ऑन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिटिक मेथड एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के तौर पर चलता था, वैसे ही हम बिल्कुल उसका रेप्लिका डिट्टो फोटोकॉपी भारत के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने जो कदम रखा वो कदम रखा भारत के अंदर साइकोलॉजी को लाने का आज़ादी से पहले, जब हमने इंट्रोड्यूस करा भारत के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिटिकल रिसर्च मेथड और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर वेरियस रिसर्चेस। ये था पहला फेज। आकांक्षा, पहला फेज समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है दूसरा फेज, दूसरा फेज चलता है टिल द डेकेड ऑफ 1960s, ठीक है। अब इस दूसरे डेकेड में क्या हुआ, देखो हमें आज़ादी मिल चुकी है 1947 में, और दूसरा फेज साइकोलॉजी का बोला जा रहा है दुर्गानंद सिन्हा जी के द्वारा अपनी इस बुक के अंदर कि वो चलता है टिल 1960s। ये एक ऐसा फेज था जहाँ पर भारत के अंदर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एक्सपेंशन मोड पर था, वो एक्सपेंड हो रहा था, वो फैल रहा था। साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो डिफरेंट ब्रांचेस थी साइकोलॉजी की, वो भारत के अंदर पनप रही थी। और ये सारी इंस्पिरेशन हम वेस्टर्न कंट्रीज से ही लिए जा रहे थे। जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर रहे थे, साइकोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कर कर हम इंडिया के अंदर अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इस फेज के अंदर हुआ क्या था, जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त करी थी कि वो अपनी साइकोलॉजी की फील्ड में एक इंडियन आइडेंटिटी को भी, इंडिया की आइडेंटिटी को भी चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां पर बात हो रही है इंडियन आइडेंटिटी का मतलब है यहां पर बात हो रही है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। अभी आप आगे चलकर देखोगे कि इंडिया के साइकोलॉजिस्ट एक चीज को धीरे धीरे करके समझने लगे थे कि हमारे भारत देश के अंदर अगर हमें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को समझना है तो हमें अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग करके देखना पड़ेगा एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने अपनी एक इच्छा व्यक्त करी थी कि इंडियन आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, जिसको हालांकि हम वेस्टर्न साइकोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि वेस्ट में जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको हम इंडिया के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की जो भी बात होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर जिस प्रकार का समाज है, कल्चर है, रीति रिवाज है, परंपरा है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर प्रभावित होते हैं, लोगों के अंदर जिस प्रकार का यहाँ पर एक चाल चलन है, खाना पीना जिस प्रकार का उन्हें पसंद है, सोसाइटी का इम्पैक्ट जिस तरीके से लोगों के ऊपर यहाँ पर पड़ता है, हमारी सोसाइटी उतनी मॉडर्न नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें साइकोलॉजी को भारत में अगर समझना है तो वो भारत के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। सेकेंड फेज के अंदर ये जागरूकता पहले ही आ चुकी थी। और आकांक्षा, ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि अगर ये वाली बात अगर हमें लेट समझ में आती ना, तो जैसा वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर जिस भी डिसऑर्डर की बात करी जाती है या साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात करी जाती है, तो आकांक्षा आप खुद समझने की कोशिश करो कि यार वो उनका कल्चर है, वो उनके रीति रिवाज और परंपरा है।
आप दो कंट्रीज या दो कॉन्टिनेंट्स के रीति रिवाज और परंपरा को एक ही सिंगल लेंस से कैसे देख सकते हो? बताओ, पॉसिबल है? और चलो पॉसिबल है भी, आप कर भी लोगे, लेकिन क्या फिर आप अपनी पॉपुलेशन की स्टडी के ऊपर इंसाफ कर सकोगे? बताओ। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो? फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड के। क्या आप हरियाणा के बिल्कुल एक गांव में जहां पर एक महिला की, एक छोटी बच्ची की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती, उसको मार दिया जाता है मां की कोख के अंदर ही या पैदा होने के बाद, क्या आप ऐसी सोसाइटी को न्यूयॉर्क जैसी डेवलप्ड सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हो? कोई फायदा है कंपैरिजन का वहां पर? नहीं ना। तो ये वाली चीज जो है आकांक्षा, इंडियन साइकोलॉजिस्ट बहुत पहले समझ चुके थे, और दुर्गानंद सिन्हा जी अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारे भारत के साइकोलॉजिस्ट को सेकेंड फेज के अंदर ही आ गई थी, जो कि 1960s तक चला था। ठीक है। और ये चीज भारत के साइकोलॉजिस्ट ने समझी कैसे, इसको सीखा कैसे? तो उसके लिए दुर्गानंद सिन्हा जी हमें बताते हैं, दे डिड दिस बाय यूजिंग वेस्टर्न आइडियाज। वेस्टर्न आइडियाज को हमने बोरो करा इंडिया की सिचुएशन को समझने के लिए। जब इंडिया की सिचुएशन हमें समझ में आने लगी, तब हमने ये डिफरेंस नोट करा कि जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है साइकोलॉजी को समझने का और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है साइकोलॉजी को समझने का, कुछ बातें ज़रूर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इन दोनों कल्चर के अंदर बोरो करी जा सकती है, लेकिन ये दोनों कल्चर्स आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समाज, रीति रिवाज, परंपरा, लोगों का चाल चलन, पहनावा, खाना पीना, उठने बैठने का तरीका, दोनों कल्चर्स में काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन राइटर हमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाउएवर साइकोलॉजी जो भारत के अंदर थी, वो ऐसा माना जाने लगा कि इट बिकम रेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। कि भारत के अंदर साइकोलॉजी को अगर हमें समझना, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, वो सेम बात लिखी हुई है कि हमें उसको इंडिया के समाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझना है। और ये वाली प्रॉपर तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग आई, ये 1960s के दशक के बाद आई हमें, जब एक फेज स्टार्ट हुआ भारत के अंदर साइकोलॉजी की दिशा में, और उस फेज को हम कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च कि हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लोगों को जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू अगर किसी पर्सन को अगर हम देखें इन द वेस्टर्न कंट्री। इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है या जिस प्रकार के डिप्रेशन से लोग सफ़र कर रहे हैं, जो भी कारण है उनके डिप्रेशन का, वो कारण भारत के समाज के अंदर एक अलग तरीके से वर्क करता है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक अलग तरीके से वर्क करता है। तो अगर हम इंसानों के साइकोलॉजिकल नेचर को समझने की कोशिश करें, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से। तो साइकोलॉजिस्ट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गए एक चीज़ पर कि दे वांटेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। और इसलिए उनको साइकोलॉजी को इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई करी गई। भारत के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने यह भी बोला कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी दिखाएंगे ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी, अगर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर, तो ये अपने साथ कोई ना कोई दुष्परिणाम लेकर आएंगे। मतलब इसके दुष्परिणाम निकल कर आएंगे। देयर विल बी वेरियस लिमिटेशंस अगर हम अपनी ओवर डिपेंडेंसी दिखाएंगे वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। हमारा सामाजिक जो पूरा का पूरा एक सेटअप है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सेटअप, वेस्टर्न सोसाइटी। तो जो प्रोमिनेंट लीडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ को पर एम्फसाइज करा कि देयर इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, हमें रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा साइकोलॉजी की फील्ड में भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि हमें अपनी सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगी। और यहाँ पर अपनी सिचुएशन का मतलब है भारत के अंदर जो सिचुएशन है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग सफ़र करते हैं, अगर हमें उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, तो हमें अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च को भारत के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंटेंसिव बनाना होगा इस रिसर्च को। ठीक है। तो इस वजह से
साइकोलॉजी को इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक नई तरीके से देखा जाए, इसके लिए एक सर्च स्टार्ट हो गई कि हमें अपनी साइकोलॉजी मतलब भारत की साइकोलॉजी, जब ये रियलाइज हो गया कि भारत की साइकोलॉजी वेस्टर्न साइकोलॉजी से काफ़ी अलग तरीके से वर्क करती है, तो वी बिगेन द सर्च फॉर न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। जिसकी वजह से जो फेज स्टार्ट होता है, उस फेज को हम कहते हैं, ये तीसरा फेज था, फेज ऑफ इंडिजनाइजेशन। इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है देसी तरीके से सोचना। हमने साइकोलॉजी को बोरो जरूर कर लिया वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई हम लोगों ने जो करने का सोचा, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जो करने का सोचा, उन्होंने सोच अपनाई बिल्कुल एकदम देसी। और ये फेज स्टार्ट होता है इन द लेट 1970s। हमने इस थर्ड फेज के अंदर क्या करा, जैसा कि दुर्गानंद सिन्हा जी हमें बताते हैं अपनी किताब के अंदर, हमने वेस्टर्न फ्रेमवर्क को कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न थ्योरीज जो बोलती हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, उसको साइड करो। इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज करना शुरू करा दैट देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन आर फ्रेमवर्क। मतलब भारत के समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज और कल्चर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमारा फ्रेमवर्क, हमारा बैकग्राउंड, हमारा सेटअप बहुत अलग है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो हमने एक ऐसा साइकोलॉजिकल सेटअप बनाने की कोशिश करी जो कि हमारे लिए कल्चरली रेलिवेंट हो और हमारे लिए, भारत के लिए सोशली रेलिवेंट हो। और ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड जो था आगे ऐसे चलता चला जाता है कि हम लोगों ने, इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने कुछ साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी अपनाई। और ये साइकोलॉजिकल अप्रोचेस पहली बार ऐसा था जो वेस्टर्न कंट्रीज से बोरो नहीं करी गई थी। हमने इन साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को, इन साइकोलॉजिकल थेरेपीज को, रिसर्च मेथड्स को बनाया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी। और इसको हमने बोरो करा फ्रॉम आवर एंशियंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रिलीजियस जो बुक्स थी, जो रिलीजन का जो एंगल था, उससे भी जोड़ा गया। प्लस क्योंकि यहाँ पर बात एंशियंट टेक्स्ट और एंशियंट स्क्रिप्चर्स की हो रही है, तो यहाँ पर जो फिलोसफिकल एंगल था साइकोलॉजी का, उसको भी लेकर आया गया। यानी कि जो फिलोसफी का फ्लेवर मिस हो गया था, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था, धीरे धीरे कर वो फिलोसफी का एंगल भी आने लगा और धर्म से जुड़ी हुई बड़ी सारी चीज़ों को साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करा गया। तो आप कह सकते हो साइकोलॉजी तो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, साइंस के अंदर फिलोसफी को और रिलीजन को जोड़ा जा रहा है, तो कितना एक बेहतरीन फ्लेवर का ये सब्जेक्ट बना होगा भारत के अंदर कि हम धार्मिक बातों को, धार्मिक एंगल को, धार्मिक ज्ञान को, फिलोसफिकल टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो फेज था, दिस फेज इज कॉल्ड एज, इट इज कैरेक्टराइज एज इंडिजीनियस साइकोलॉजी। हमने बिल्कुल साइकोलॉजी को एक कंप्लीटली देसी तरीके से सोचना शुरू करा, जो कि ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और ये हमारी सोसाइटी के लिए रेलिवेंट था कि हम इंडियन साइकोलॉजी को, मतलब अभी तक सिर्फ साइकोलॉजी थी, लेकिन पहली बार इंडियन साइकोलॉजी जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, विच वॉज बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। अब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम किसको कहा जा रहा है, जैसा कि राइटर ने अभी आपको ऊपर बताया कि एंशियंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स का हमने सारा लिया, और ये डेवलपमेंट्स आगे चलकर कंटिन्यू होते रहे। और भारत के अंदर जो साइकोलॉजी है वो आज के समय में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने कर रही है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो हमने जो एक दाव चला था वो फेल नहीं हुआ, वो काम आया, और बल्कि हम साइकोलॉजी की फील्ड में इतना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया के जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, या अलग अलग जो रिसर्च वर्क्स होते हैं, नई नई थ्योरीज जो निकल कर आती है, भारत की भी अहम भूमिका है उनके अंदर कंट्रीब्यूशन करने की, दुनिया को नई नई चीज़ें सिखाने की। तो यहाँ पर हमने जो कंटेक्चुअल चीज़, यानी कि भारत के कंटेक्चुअल, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने साइकोलॉजी को समझा। इसकी वजह से जो हमें नीड फील हुई थी कि हमें भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर साइकोलॉजी को समझना है, इसकी वजह से हमें एक फ़ायदा ये मिला कि हम लोगों ने अपने खुद के, भारत के लोगों ने, भारत के साइकोलॉजिस्ट ने खुद के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ईजाद करा। ठीक है,
और जो कि पूरी तरीके से अप्लाई करे जा सकते हैं इन इंडियन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। घुमा फिरा के बात इंडिया की ही हो रही है, इंडिजनाइजेशन की हो रही है, देसी तरीके से सोच की हो रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हमने साइकोलॉजी को एक रिलीजियस मोड, रिलीजियस एंगल दे दिया और एक फिलोसफिकल मोड उसको दे दिया। हमें यह भी देखने को मिलता है कि नए नए जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनके अंदर हमें कनेक्शंस देखने को मिलते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत बायोलॉजी की भी बात होती है, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी होती है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के अंदर हम लोग बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल साइंसेस की एंड हेल्थ साइंसेस की। जैसा कि हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, माइंड एंड साइकोलॉजी, माइंड एंड ब्रेन। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करा गया इन द रिसर्च ऑफ साइकोलॉजी। और इसलिए आप आगे चलकर देखोगे कि हमारे जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ समझाया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये सब चीज़ें डालती हैं। और हमें समझना चाहिए कि साइकोलॉजी जो है कहीं ना कहीं वो बायोलॉजी से कनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड को तो आप टच कर नहीं सकते हो, ब्रेन को आप टच कर सकते हो, लेकिन ब्रेन एक ऑर्गन की तरह एग्जिस्ट करता है आपके शरीर के अंदर। माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा फुली फंक्शनल सिस्टम होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि माइंड जो है वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। तो साइकोलॉजी भारत के अंदर जो है अब वो अप्लाई करके देखी जाती है इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बच्चों के साथ वर्क करते हैं, बच्चों के ऊपर वर्क करते हैं जिनको स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक स्पेशल चाइल्ड। इसके अलावा भारत के मतलब ये वाला पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि साइकोलॉजी भारत के अंदर कितना सक्सेसफुल तरीके से वर्क कर रही है, कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो स्पेशल प्रॉब्लम्स जो बच्चों की होती है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं भारत के अंदर एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआरडी डिपार्टमेंट जो होते हैं, और एडवर्टाइजिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं। लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है। जो स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में साइकोलॉजी जो है वो एक अपना अहम भूमिका, मतलब एक उसकी एक अहम भूमिका होती है। और इसके अलावा बड़े सारे जो डेवलपमेंट सेक्टर हैं जैसे आईटी इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पर भी साइकोलॉजी को देखा जाता है। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है ये तो बहुत रॉ फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, डोंट वरी। साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड्स, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। जैसे ये वाले टॉपिक के अंदर कि साइकोलॉजी का रिलेशन क्या है विद अदर डिसिप्लिन। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन की बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी का रिलेशन फिलोसफी के साथ, मेडिसिन की फील्ड के साथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी की फील्ड के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, लॉ और क्रिमिनोलॉजी की सब्जेक्ट के साथ, मास कम्युनिकेशन के साथ, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के साथ। तो यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे कैसे काम आ सकती है इन सारी फील्ड में, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, लॉ, क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइकेट्री, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये पैराग्राफ से आप ये मत सोचना कि हम रॉ फॉर्मेट के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इसी चैप्टर के अंदर होगी, आगे चलकर ये दे रखा है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है, कैसे कैसे अप्लाई होती है, और वहाँ पर लोगों की किस किस तरीके से मदद होती है। तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया के टॉपिक को कंप्लीट करा। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर डाइवर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं, उसकी कैटेगराइजेशंस की हम बात करेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।